हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। तो वहाँ हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ बनाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो ये चैप्टर मेनली किसमें है? फिजिक्स में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ उतनी बातें डिस्कस करूंगा जितनी कि केमिस्ट्री में पूछी जाती है। क्या आपको बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है। तो बच्चों ये क्या होगा, जितनी भी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है सारी की सारी क्या होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही है। ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक पढ़ लिया था और फर्स्ट ऑर्डर के जस्ट बाद क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी। ये भी फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही आता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? चलो ठीक है। अब बच्चों देखो, रेडियो एक्टिविटी पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। ठीक है। और उसमें से कुछ एटम्स क्या होते हैं? वो रेडिएशन एमिट करते हैं। मैक्सिमम एटम तो रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं, बट कुछ एटम्स क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा रेडिएशन एमिट करते हैं। उन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है। तो मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं। नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो बच्चों ये आपने एक बार और मैंने पढ़ाया था आपको, किसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आप लोग देखो, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया हुआ इन दोनों के बारे में। ठीक है ना, वहां से भी देख सकते हो। तो बच्चों देखा गया, नेचर साइंटिस्ट ने क्या देखा कि कुछ एटम्स क्या कर रहे हैं? रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। तो उनको बोल दिया वो सब्सटेंस क्या हो गए? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गए। और जो मैक्सिमम एटम्स होते हैं जो रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जितने भी सब्सटेंस रेडिएशन एमिट नहीं कर रहे थे उनमें एक बात कॉमन थी। क्या कॉमन थी? उसमें n/p की रेशियो, n मतलब न्यूट्रॉन, p मतलब प्रोटॉन, n/p का वैल्यू जिसमें 1 से 1.6 के बीच में होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पहली बात तो। ठीक है। तो जितने भी सब्सटेंस रेडिएशन एमिट नहीं कर रहे थे उनमें एक बात कॉमन थी। क्या कॉमन बात थी? कि उसमें न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो क्या था? 1 से 1.6 के बीच में था। वो सब्सटेंस क्या कर रहे थे? रेडिएशन एमिट नहीं कर रहे थे। बट कुछ सब्सटेंस रेडिएशन एमिट कर रहे थे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। और उनमें एक बात कॉमन थी। उनमें कॉमन बात क्या थी? उसमें ये ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि n/p की वैल्यू या तो उनमें 1 से कम थी, ठीक है, या फिर n/p की वैल्यू क्या थी? 1.6 से ज्यादा थी। तो उन्होंने बोला कि जिसमें n/p का रेशियो 1 से 1.6 के बीच में होता है वो सब्सटेंस क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। और जिसमें न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो या तो 1 से कम होगा या तो 1.6 से ज्यादा होगा, तो वो सब्सटेंस क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। अब Np मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात हो रही है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो यह माना जाता है कि जो नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इनका न्यूक्लियस क्या होता है? स्टेबल होता है। तो न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? n/p का रेशियो 1 से 1.6 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अब n/p मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो माना जाता है जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं उनका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो क्या करेंगे? जैसा कि आपको पता है नेचर में सारी स्टेबल चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो ये अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है ना, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस, ये सब रेडिएशन इमिट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो अगर आपको किसी को चेक करना हो कि कौन सा सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है, कौन सा सब्सटेंस नॉन रेडियो एक्टिव है, तो आप न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो निकाल के चेक कर सकते हो। अगर वैल्यू इनके बीच में आ रही है तो वो रेडियो एक्टिव होगा, वो नॉन रेडियो एक्टिव होगा। अगर इसके बीच में नहीं आ रही है मतलब वो क्या होगा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा। क्लियर है? सिर्फ एक एक्सेप्शन है। कौन सा? एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है। अब मैंने हाइड्रोजन कैसे लिखा देखो, जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात करूं 1H1 होता है। इसमें अगर देखोगे तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 0।
न्यूट्रॉन जीरो है तो n/p कितना आएगा, जीरो, और जीरो मतलब इसके बीच में तो नहीं आता है, जीरो यहां पर आता है। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, रेडियो एक्टिव होना चाहिए, जबकि ये क्या होता है, नॉन रेडियो एक्टिव होता है। तो मैं लिख लेना यहां पर एक्सेप्ट ये क्या होता है, ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम 1s2, एक होता है ट्राइटियम 1s3। तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये दोनों क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन 1s3 जो होता है ट्राइटियम वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो मैं आपको इसको एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मैंने क्या ले लिया, मैंने एक सब्सटेंस ए मान लिया, ठीक है, एक ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मैं लिख देता हूं ए क्या है तुम्हारा, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए लिया, वो क्या हो गया तुम्हारा, उसका डिके हो गया, मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसके बाद क्या बन गया, बी बन गया। तो बी कब बना, मैं लिख देता हूं आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों एक सब्सटेंस ए है, तो बच्चों रिएक्शन देखो दो टाइप की होती है, एक होती है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरी क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जैसा कि आपने ये पढ़ा होगा HCl प्लस NaOH, ये क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल होते हैं। देखो यहां पे सोडियम है, यहां पे भी सोडियम है, दोनों इक्वल है। यहां पर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो सारे एटम्स देखो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल है। जबकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल हो गया, जैसे मान लो 4B9, ठीक है, और 2He4, तो यहां पे देखो क्या होगा 6C12 प्लस 0N1। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। और जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो वहां पे देखो एटम चेंज हो जाता है। यहां पे देखो एटम दोनों साइड में क्या बराबर है, नहीं बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, नॉर्मल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो बच्चों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती है। नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर होते हैं, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, एटम्स ही पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने या ऐड करने से एटम पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, अभी भी एटम किसका रहेगा, सोडियम का ही रहेगा। बट अगर तुमने सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चेंज कर दिया तो वो एटम ही चेंज हो जाएगा, तब वो सोडियम नहीं रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, यानी जब भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होगा तुम्हारा, मतलब रेडिएशन एमिट करेगा, तो वो एक सब्सटेंस क्या होगा, दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने यहां पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए ले लिया। अब जब वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, मतलब डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो मान लिया मैंने रेडिएशन एमिट करने के बाद वो बी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बच्चों देखो t=0 पे मैंने मान लिया कि ए सब्सटेंस के कितने एटम्स थे, N0 एटम्स थे। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे क्या हो गया, इसके मान लो N एटम्स क्या हो गए तुम्हारे, डिसइंटीग्रेट कर गए, तो इसके कितने एटम्स फॉर्म हो जाएंगे, इसके भी N एटम्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस पार्ट को मैंने क्या मान लिया, एंटी मान लिया। और जितनी भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती है रेडियो एक्टिविटी, सारी सारी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। मतलब अगर मैं यहां की बात करूं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो एनटी की ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद करो वहां पर भी क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, एटी की पावर 1 था, जबकि यहां पर क्या होगा, एनटी की पावर 1 हो जाएगा। जैसे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है,
डी एन टी डिवाइड बाई डी टी होता है, ठीक है। ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टी हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से इस वाले पार्ट को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद का पार्ट डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसी में रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ के बारे में। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आरडीएल बोलते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट रिमेनिंग एट दैट टाइम। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो मैं कहीं कहीं एक्टिविटी टर्म यूज करूंगा तो आपको समझ जाना है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है, और ये क्या होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अभी मैंने बताया था माइनस डी एन टी बाई डी टी। रेट क्या होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग ने यहां माइनस लगाया हुआ है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस डी एन टी बाई डी टी, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बचे हुए हैं, रिमेनिंग उस समय बचे हुए हैं। तो कितने बचे हुए थे, एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, और एन कम हो गए तो बचे कितने थे, एन नॉट माइनस एन, जिसको मैंने क्या माना हुआ था, एन टी माना हुआ था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। यानी में हम बोल सकते हैं माइनस डी एन टी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, एक यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो मैंने लैम्डा लिख दिया, इनटू क्या हो गया, एन टी हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं आरडीएल बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। और बच्चों देखो इस लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं वो भी मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो लैम्डा को हम लोग बोलते हैं डीके कांस्टेंट, या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? तो पहले आप इस पार्ट को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूं। तो रेट यहां पर क्या होगा, माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहां रेट मुझे कभी भी निगेटिव नहीं करना है। तो लैम्डा के बारे में अभी मैं थोड़ी देर पर आऊंगा, ठीक है। तो पहले आप देखो आरडीएल क्या होता है, माइनस डी एन टी बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन टी, ठीक है। और सेम बच्चों देखो इसी में हम लोग ने वहां पे ही पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ये फर्स्ट ऑर्डर का वैसे ही पार्ट है। तो ये भी देखो क्या होगा, एन टी की पावर कितनी है, 1 है, यानी ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यानी देखो अब चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि माइनस डी एन टी बाई डी टी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू लैम्डा इंटू एन टी होगा। क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब बच्चों देखो मैं इसको एन टी को यहां शिफ्ट करता हूं, डी टी को वहां शिफ्ट करता हूं, तो आएगा माइनस डी एन टी बाई एन टी इक्वल टू लैम्डा इंटू डी टी आएगा, ठीक है। अब चलो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं। तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखो तो ये आ जाएगा माइनस डी एन टी बाई एन टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इक्वल टू लैम्डा इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों जब टाइम की वैल्यू कितनी थी, जब टाइम 0 था तो क्या कुछ भी डिसइंटीग्रेट हुआ था, नहीं हुआ था, तब कुछ भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, है ना। यानी एनटी जब कुछ भी डिसइंटीग्रेट नहीं हो तो एनटी की वैल्यू कितनी थी, याद करो। देखो हम लोग ने ऐसा लिखा था कि ए से क्या होता है, ए जब डिसइंटीग्रेट हो रहा था तो बी में कन्वर्ट हो रहा था। तो टी इक्वल टू 0 में क्या था, ये एन नॉट था, और टी इक्वल टू टी पर क्या था, एन नॉट माइनस एन था। यानी इसको हम लोग ने क्या बोला था, एन टी बोला था, ठीक है। अब अगर बच्चों ध्यान से देखो जब टाइम 0 था तो इसकी वैल्यू क्या थी, एन नॉट थी, है ना। और जैसे टाइम टी हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एन टी हो गई। तो ये वैल्यू कितनी हो चुकी है, ये वैल्यू एन टी हो गई है। क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब अच्छा इसको इंटीग्रेट करो, 1 अपॉन एन टी क्या होता है, ये होगा माइनस एल एन एन टी हो जाएगा। तो ये एन नॉट से एन टी इसको क्या कर दोगे तुम, लिमिट लगा दोगे, इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इंटू टी आ गया, ठीक है। अब यहां देखो एक बार ये वाली वैल्यू रखोगे
तो माइनस एल एन एन टी आएगा। फिर जैसे ये वाली वैल्यू रखोगे तो माइनस का साइन लगाते हो, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ वैल्यू आएगी माइनस एल एन एन टी और प्लस एल एन एन नॉट इक्वल टू लैम्डा टी। क्लियर है? तो चलो बहुत अच्छी बात है, तो इस पार्ट को मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं नेक्स्ट इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एल एन एन नॉट बाई एन टी इक्वल टू लैम्डा टी आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या होगा, एन टी एल एन लोगे तो यहाँ पर जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, ई की पावर लैम्डा टी आ जाएगा। अब मैंने इसको देखो मुझे एन टी की वैल्यू निकालनी, तो इसको मैंने क्या किया, इन्वर्स किया, यानी मैंने क्या कर दिया, एन टी डिवाइड बाई एन नॉट कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, यानी यहाँ से अगर तुमने एन टी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप लोग साथ में नोट भी करते चलना। ठीक है, तो अगर बच्चों यहाँ ध्यान से देखोगे तो एन टी इक्वल टू क्या आएगा, ये एन नॉट का मल्टी हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, तो एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। बच्चों याद करो आप लोग, वहां पर भी हम लोगों ने सॉल्व किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो वहां पर ए टी इक्वल टू क्या आया था, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी आया था। यहाँ पर एन टी इक्वल टू क्या आएगा, एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। सेम टू सेम वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इतना। अब बच्चों देखो ध्यान से देखो, मैं अब इस वाली इक्वेशन को फिर से सॉल्व करता हूँ। देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूँ। तो जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, या इस वाले पार्ट को भी छोड़ो, मैं आगे बताता हूँ। मैं पहले इस पार्ट को रफ कर देता हूँ। तो बच्चों देखो ये वाला पार्ट को मैं लिखता हूँ फिर से। यहां से अगर देखो मैं लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 1/t ln n नॉट बाई क्या आएगा, nt आएगा। ठीक है, चलो फिर ठीक है। अब बच्चों इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1/t हो गया ln n नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, nt को मैं क्या लिख सकता हूँ, n नॉट माइनस n लिख सकता हूँ। तो ये हो गया किसका, लैम्डा का फॉर्मूला हो गया। तो वहां पे देखो लैम्डा की जगह वहां पे k लिखा हुआ था, k इक्वल टू आ रहा था 1/t ln a नॉट बाई at आ रहा था, जबकि यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू आ रहा है 1/t ln n नॉट बाई nt आ रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको भी जल्दी से नोट कर लो। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, तो जल्दी से आप नोट करिए, फिर मैं इसके बाद का पार्ट डिस्कस करता हूं। नोट कर लिया, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों इसी में मैं एक चीज और डिस्कस करता हूं। देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों देखो लैम्डा इक्वल टू होता है 1/t ln n नॉट बाई n नॉट माइनस n होता है, और ये क्या है, देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ये क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, और ये क्या है, t टाइम पर जितने न्यूक्लियाई बचे हुए हैं ये उनकी वैल्यू है, यानी नंबर ऑफ एटम्स आप बोल सकते हो। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसके एटम्स ज्यादा होते हैं उसका क्या होगा, वेट ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर सेम ही एटम है, सेम एलिमेंट के एटम्स है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास होता है, और मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोल्स होता है। यानी आप इसी इक्वेशन को देखो बहुत से तरीके से लिख सकते हो। जैसे लैम्डा इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पर 1/t ln n नॉट बाई n नॉट माइनस n लिखा हुआ है, और ये जो एटम्स है वो किसके हैं, सेम एलिमेंट के हैं। तो आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/t ln, ये रेशियो लिखा हुआ है ना, तो रेशियो को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान से देखो, ये एटम डायरेक्टली पोर्शन क्या होगा, वेट होगा, तो मैंने क्या किया, W नॉट माइनस W कर दिया। ठीक है, यानी ये क्या लिखा था, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म में था। ठीक है ना, इसको क्या बोलोगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जबकि ये किस में है, ये नंबर ऑफ, ये क्या तुम्हारा एक्चुअली में वेट के टर्म में क्वेश्चन है। इसी को देखो मैं और अरेंज कर देता हूं, ये 1/t ln, इसको मैं एक्टिविटी के टर्म में लिख देता हूं। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो याद करो एक्टिविटी के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। याद आ रहा आप लोगों को, तो यानी मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, ये होगा a नॉट डिवाइड बाई a नॉट माइनस a। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ये होगा, इसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
ये जो लिखा है हम लोगों ने वेट के टर्म में लिखा है, और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिविटी के टर्म में है। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस पार्ट को पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताने वाला हूँ जो कि इस चैप्टर में पूछी जाएंगी आपसे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। और बच्चों याद करो, हम लोगों ने वहाँ पे शॉर्टकट पढ़ा हुआ था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा। तो वहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि a0/at इक्वल टू 2 की पावर n और n इक्वल टू क्या था, t/t हाफ था। दो शॉर्टकट वाले फॉर्मूले पढ़े थे। तो यहाँ पर भी मैंने बोला था सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए वो वाले शॉर्टकट तुम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये भी कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैं चाहो तो पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, बट मैं इतना बताऊँगा नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, वहाँ पर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, a0/at इक्वल टू 2 की पावर n पढ़ा था। वैसे देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या पढ़ोगे, n0/nt इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पर n इक्वल टू क्या था, t/t हाफ था। वैसे ही देखो यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा, t/t हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो n0/nt है, ये एक रेशियो दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, वेट भी रख सकते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हो W0/WT लिख सकते हो, या इसी को आप एक्टिविटी के टर्म में a0/at लिख सकते हो। क्लियर है आप लोगों को? तो ये एक्टिविटी के टर्म में लिख दिया हम लोगों ने, ये वेट मतलब मास के टर्म में लिख दिया, और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म में है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो चाहो तो, nt को मैं ऐसे ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये क्या होगा, n0 - n हो जाएगा। इसको भी देखो मैं लिख सकता हूँ, इसको W0 - W लिख दिया मैंने। इसको देखो मैं क्या लिख दूंगा, a0 - a लिख दूंगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दो फॉर्मूले हैं, देखो पहला फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला ये। मैंने कहाँ से लिखा, डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें मैंने दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे शॉर्टकट, और पूरा डेरिवेशन भी किया था, ठीक है। तो ये वो वाले दोनों फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं आगे यूज़ भी करूँगा। तो आप लोग को बात समझ में आ रही है? तब तो बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताओ बच्चों, कभी कंप्लीट होती है? नहीं, कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए ये वाली रिएक्शन भी क्या होगी, कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये भी कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कभी भी लाइफ टाइम नहीं होता है, लाइफ टाइम इन्फिनिटी होता है। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है? यस, हाफ लाइफ होता है। कब पढ़ा था हम लोगों ने, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी आई थी, वहां पर k इक्वल टू आया था, वो t हाफ इक्वल टू क्या आया था, ln2/k आया था। अब यहां देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो देखो यहां पर जो nt इक्वल टू क्या होता है, या फिर देखो यहां पर ऐसे लैम्डा इक्वल टू क्या है, 1/t ln n0/nt है, ठीक है। तो बच्चों देखो, जब nt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n0/2, यानी हाफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टी हाफ बोलेंगे। यानी क्या बोलेंगे, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ। तो मैं ये क्या निकाल रहा हूं, मैं हाफ लाइफ निकाल रहा हूं, ठीक है। तो चलो फिर बहुत अच्छी बात है। यानी अब बस इस फॉर्मूले में उठा के रखो, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू यहां पर तुम टी हाफ तभी बोल सकते हो, कब बोलोगे, जब यहां पर एंटी की जगह तुम क्या रखोगे, n0/2 रखोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यानी सॉल्व करने पे आएगा 1/t, ये आएगा ln। अब ये n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। यानी यहाँ पर देखो क्या आ गया, सॉरी ये क्या है, ये t हाफ है। तो t हाफ को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, तो लैम्डा इक्वल टू, चलो पहले लिख दिया, तो लैम्डा इक्वल टू क्या है यहाँ पर, 1/t हाफ आया और ln2 आया। या फिर इसके मैं लिख सकता हूँ t हाफ इक्वल टू क्या होगा, ln2/लैम्डा आ गया, ठीक है। t हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t 50% लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर याद करो हाफ लाइफ क्या थी, ln2/k था, जबकि यहां पे हाफ लाइफ क्या है, ln2/लैम्डा है। क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, तो इस वाले पार्ट को भी मैं रफ कर देता हूं।
तो मैं ये आपको दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सारे फॉर्मूले ये वही है जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में पढ़े थे, कोई भी फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वो वाले फॉर्मूले याद है तो बस सेम यही लिख दो, वहाँ जहाँ जहाँ के था वहाँ क्या कर दोगे, बस लैम्डा कर दो, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। अब देखो बच्चों, याद करो हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी, वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये वाले फॉर्मूले भी आप यूज़ कर सकते हो कि 25% डिके होने में कितना टाइम लगेगा, 0.415 टी हाफ लगता है, ठीक है। 50% हाफ लाइफ मतलब एक हाफ लाइफ होने में कितना लगेगा, ये एक हाफ लाइफ बोलते हैं। 50% को हाफ लाइफ बोलते हैं ना हम लोग, हाफ लाइफ बोलते हैं, यानी 50% डिके होने में यानी हाफ लाइफ होने पे एक हाफ लाइफ टाइम लगेगा। 25% होने में कितना लगेगा, हाफ लाइफ का 0.415 टाइम्स लगेगा। फिर हम लोग एक पढ़ते हैं कि 75% होने में कितना लगेगा, 2 टी हाफ लगेगा। याद करो मैंने बताया था कि 100 से हाफ लाइफ एक होगी तो 100 से रिएक्टेंट 50 हो जाएगा, तो अब 50 बचा हुआ है, अब 50 का भी हाफ हो जाएगा, यानी 25 रिएक्शन और कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले 50% हो गई, फिर 25% हो गई, तो 2 हाफ लाइफ में कितनी हो गई, 75%। देखो ये हो गया। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। टी 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 3 टी हाफ लगेगा, ठीक है। फिर और मैंने क्या बताया था कि टी 90% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, 3.33 टी हाफ लगेगा, ठीक है। टी 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, या फिर पहले लिखते हैं 93 वाला, 93.75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 4 टी हाफ टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैं और बताता हूं सी में, टी 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा 6.66 टी हाफ टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं टी 99.9% होने में कितना हाफ लाइफ टाइम लगेगा, वो 10 टी हाफ लगेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दिया है, जबकि इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। इसके पहले वाला लेक्चर देख लेना अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप जल्दी से इस पार्ट को रफ वो नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ कर दूंगा इसको, क्योंकि मुझे और भी आगे डिस्कस करना है अभी। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, चलो फिर ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जो रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो डिफरेंस क्या क्या है, याद करो हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या पढ़ा था, वहां पे हम लोग रेट बोल रहे थे, है ना, जबकि यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे, या फिर इसको एक्टिविटी बोलेंगे। तो वहां हम लोग रेट टर्म का यूज कर रहे थे, यहाँ पे एक्टिविटी टर्म का यूज करेंगे। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों याद करो वहां पर जो रेट पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था। जबकि यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, ना ही वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना ही वो प्रेशर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, एक्टिविटी ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, तो ना ही वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ना ही प्रेशर पे करती है, ना ही कैटलिस्ट पे करती है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होती है, जबकि वहां पर रेट जो था वो डिपेंड कर रहा था। तो ये अगर इस पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे करता है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बचे हुए हैं सिर्फ उन पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ था मैंने पहले ही, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, ठीक है ना, वो डायरेक्टली पोर्शन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। यानी यहां पर जो एक्टिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड करती है और किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। जबकि वहां पर जो रेट था वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। तो एक डिफरेंस आपको ये याद रखना है, वहां पे हम लोग रेट कांस्टेंट टर्म बोल रहे थे के को, जबकि यहां पर हम लोग लैम्डा यूज कर रहे हैं जिसको हम लोग डिके कांस्टेंट बोलते हैं। तो याद करो रेट कांस्टेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पर और दूसरा कैटलिस्ट पर, ठीक है। तो इन दोनों के, अब कैटलिस्ट पे टेम्परेचर में कैसे डिपेंड करता है उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा किस टाइप से डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट।
तो वहां हम लोग ने पढ़ा था जो रेट कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर एंड कैटलिस्ट पर, जबकि डीके कांस्टेंट ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना ही कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है हर एक सब्सटेंस के लिए। तो डीके कांस्टेंट को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और वो किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का वो हमेशा क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है ना। वो किसी पर भी दैट इज डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, जबकि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और ये नहीं करता है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया जो कि आपको याद रखना है। मैं तो एक बार चाहो तो फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ। वहाँ पे हम लोग रेट टर्म यूज़ कर रहे थे, जबकि रेडियो एक्टिविटी में हम लोग क्या टर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी टर्म यूज़ करेंगे, या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलोगे, पूरा बोलोगे इसको, ठीक है। अब वहाँ हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर में क्या पढ़ा था, रेट जो था वो कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था, है ना, वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा था। जबकि यहाँ पर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर, जो एटम्स बचे हुए हैं, और बाकी किसी पे नहीं करेगा। वहाँ पर रेट कांस्टेंट टर्म यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे डीके कांस्टेंट यूज़ करेंगे। जो रेट कांस्टेंट था वो टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों पे डिपेंड कर रहा था, जबकि डीके कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है ना, ऑलवेज फिक्स होती है, वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करता और कैटलिस्ट पे भी नहीं करता। तो आप लोग जल्दी से क्या करो, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर नहीं किया तो अभी भी टाइम है, आप लोग नोट कर दो इसको। तो बच्चों देखो, लैम्डा की मैं डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ। लैम्डा मतलब डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो एक्टिविटी होती है माइनस dN/dt, ये क्या होती है, इक्वल टू लैम्डा इंटू NT होती है। मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या होगा, इस लैम्डा की वैल्यू निकालो तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या किया, इस NT को नीचे शिफ्ट कर दिया और मैंने 1/dt कर दिया, इक्वल टू लैम्डा हो गया, ठीक है। अगर बच्चों देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ dt इक्वल टू 1 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे dt इक्वल टू 1 टाइम ले लोगे तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ देखो क्या आएगा, माइनस dNT/NT इक्वल टू लैम्डा। यानी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, माइनस, यानी चेंज बाई इनिशियल, यही हुआ ना, यानी इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो देखो बच्चों क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब मैंने टाइम की वैल्यू 1 ले ली, तब क्या हो गया लैम्डा, जब टाइम की वैल्यू 1 लोगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपसे डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पूछ ली जा सकती है, तो आपको ये बच्चों याद रखनी है डेफिनेशन, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। नोट हो गया? तो बच्चों देखो, डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी लैम्डा की एक और डेफिनेशन है, जैसे कि लिखा हुआ है, लैम्डा इज आल्सो डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच 63% ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेटेड और 37% रिमेनिंग। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाहता है। तो देखो बच्चों, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि जो NT इक्वल टू क्या होता है, N0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है, ठीक है ना। तो बोला कि लैम्डा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है, यानी लैम्डा क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 टाइम होगा, बट कब, देखो यहाँ 1 टाइम रखो जो यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर देखो वैल्यू NT इक्वल टू आएगी N0 इंटू ई की पावर, यहाँ पे देखो 1 टाइम रखोगे, टाइम से टाइम कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, क्योंकि 1/t और t से t क्या होगा, कैंसिल हो गया, यानी NT इक्वल टू क्या होगा, N0/e आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो NT इक्वल टू क्या होगा, 0.37 N0। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी NT मतलब क्या हो गया, NT मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं,
37 एन नॉट का 0.37, यानी जितने भी एटम बचे हुए हैं कितने हैं, इनिशियल एटम्स का 0.37%, यानी सॉरी इनिशियल एटम का क्या होगा 0.37 टाइम्स, यानी 37%, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि लैम्डा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होगा, बट कब का टाइम, जब 37% एटम्स रिमेनिंग बचे हुए हैं, या 37% बचे हुए तो 63% क्या हो गए हैं, डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि लैम्डा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, बट कब का टाइम है, जब 63% ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हो चुके हैं, डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, या फिर 37% बचे हुए हैं। एंटी मतलब बचे हुए एटम्स, कितने बचे हुए हैं, 0.37 टाइम्स एन नॉट का मतलब 37%, परसेंट 100 से निकालते हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 37% आ जाएगा। तो 37% अगर बचे हुए हैं तो 100 थे, 37% बचे हुए हैं, यानी कितने परसेंट डिसइंटीग्रेट हो गए, 63%। तो लैम्डा को रेसिप्रोकल ऑफ टाइम भी बोलते हैं, बट कब का टाइम, जब 37% एटम्स रिमेनिंग बचे हैं या फिर 63% डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात थी। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, अब आप नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एवरेज टाइम के बारे में। तो इसको टी एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एवरेज टाइम क्या होता है। तो याद करो, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था तो वहां हम लोग ने कोई भी एवरेज टाइम के बारे में बात नहीं की थी, जबकि रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, टी एवरेज होता है, ठीक है। अब एवरेज टाइम क्या होता है, देखो, टाइम इन विच 63% ऑफ एलिमेंट डिसइंटीग्रेटेड और 37% रिमेनिंग, यानी बोल रहा है एवरेज टाइम वो टाइम होता है जब 63% एलिमेंट यानी जो भी सब्सटेंस है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, या फिर 37% रिमेनिंग बचा हुआ है, दोनों में कोई एक, क्योंकि दोनों बातें सेम है, 37% बचा हुआ है या 63% डिसइंटीग्रेट हो गया है, ठीक है ना। अब देखो मैं समझाता हूं इसको, आपको ये बोलना क्या चाह रहा है। याद करो बच्चों, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि जब एन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n0/2 हो जाएगी, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। हाफ लाइफ ऐसे तो निकाल लेते हैं हम लोग, यानी जब नंबर ऑफ रिएक्टिव, जब हाफ एटम्स नंबर क्या हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, उस टाइम को क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। किसका हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाए, इनिशियल का हाफ। तो इनिशियल हम लोगों ने n0 माना था, तो 50% एटम डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, इसका मतलब 50% बचे हुए हैं, ठीक है। तो एन टी की वैल्यू कितनी रख दो, n0/2, तो उस टाइम को बोलते हैं टी हाफ बोलते हैं। क्लियर है, चलो फिर तो अच्छी बात है। इफ एन टी की वैल्यू तुम कितनी रख दो, 0.37 n0 रख दो, जब ये वाली वैल्यू रखोगे तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टी एवरेज बोलते हैं। अब 0.37 यानी तुम इसकी जगह ये भी रख सकते हो n0/e, ई की वैल्यू होती है 2.3 समथिंग होती है, तो 1/2.3 समथिंग करोगे तो यही वाली वैल्यू आने वाली है, ठीक है ना। तो यानी जब एन टी की वैल्यू 0.37 n0 रखोगे तब तुम उस टाइम को क्या बोलोगे, टी एवरेज बोलोगे। और ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एवरेज टाइम क्या होता है बताओ, तो समझ में आ गया क्या होता है। अब पूछेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने पे मेनली क्वेश्चन आएगा। तो अब ध्यान से देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको। तो बच्चों याद करो, लैम्डा इक्वल टू क्या था, 1/t था, ln n0/nt होता है, यही होता है ना। चलो फिर ठीक है। अब अच्छा देखो, मैं लिखता हूं लैम्डा इक्वल टू, इसको मुझे लिखना है टी एवरेज, तो मैं टाइम को टी एवरेज कब लिख सकता हूं, जब तुम्हें एन टी की वैल्यू ये वाली रखनी हो, है ना। तो देखो मैं रखता हूं, तो n0 तो ऐसे ही लिख दिया। अब एन टी की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, n0/e रख दिया। देखो ये दोनों वैल्यू सेम है। अब देखो क्या होगा, n0 से n0 कैंसिल होगा, ये e ऊपर चला जाएगा। तो ln e बच्चों बताओ कितना होता है, ln e 1 होता है। तो यहां पर लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, टी एवरेज आ गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मैं लिख देता हूं, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू आएगी ln e आएगी, ठीक है। और ln e कितना होता है, ये 1 होता है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/t एवरेज। जब लैम्डा की वैल्यू 1/t एवरेज आ गई तो बच्चों बताओ टी एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, 1/λ।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है। तो एवरेज टाइम क्या होता है 1/डीके कांस्टेंट। क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पहले तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राफ सेम उसके जैसे हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ पढ़े हुए थे। अगर आपने वो लेक्चर याद है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वो लेक्चर याद नहीं है तो आप क्या करोगे, केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाओगे और उस लेक्चर को वॉच कर लोगे, ठीक है ना। तो वहां पे ग्राफ करके लिखा होगा। तो यहां मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं ग्राफ बनाऊंगा क्योंकि मैं आपको डिटेल में वहां पे समझा चुका हूं पहले, ठीक है ना। तो देखो बच्चों एक्टिविटी वर्सेस एनटी का ग्राफ पूछा जा रहा है। तो एक्टिविटी क्या होती है, -dNT/dt को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। ये वर्सेस एनटी का ग्राफ क्या होगा, इक्वल टू लैम्डा इंटू एनटी होता है। तो देखो बच्चों ये वर्सेस ये का मुझे ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये ग्राफ बना हुआ है। अब देखो बच्चों एक्टिविटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मुझे बनाना है। तो याद करो बच्चों -dNT/dt होता है, इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू एन टी होता है, ठीक है। अब देखो एन टी की वैल्यू क्या होती है, एन टी की वैल्यू होती है n0 इंटू ई की पावर -λt होती है, ठीक है। तो बच्चों देखो ये वर्सेस टाइम का ग्राफ मुझे बनाना है। तो देखो e की पावर -x का ग्राफ हो गया, और e की पावर -x का ग्राफ याद करो कैसा था, इस टाइप का था। अगर आपको जानना है कि ग्राफ ये कैसे बना डिटेल में, तो मैं बोल रहा हूँ प्लीज आप केमिकल काइनेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे ग्राफ करके एक दिया होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के मैंने ग्राफ बताए थे, वहाँ बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो उसको आप वॉच कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेना, यहाँ पे क्या होगा, ये इंटरसेप्ट लैम्डा इंटू n0 हो जाएगा। तो ये लैम्डा इंटू n0 लिखा है, आप लोग को दिख रहा है ना, तो मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, ये लिखा है लैम्डा इंटू n0। चलो फिर ठीक है। अब पूछ रहा है टी हाफ वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो बच्चों देखो टी हाफ की वैल्यू क्या थी, ln2/λ थी, है ना। और लैम्डा क्या होता है, फिक्स होता है। तो वैसे टी हाफ भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो इसका भी टी हाफ क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी का, वो फिक्स होता है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वो एक क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तब तो चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो एनटी वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ बनाना है। तो एनटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा, तो पहले तो फॉर्मूला लिखो, एनटी इक्वल टू क्या होता है, n0 इंटू ई की पावर -λt। तो देखो e की पावर -x का ग्राफ जैसे टाइप का आ रहा है, और e की पावर -x का ग्राफ देखो ऐसे बनता है, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। वहां मैंने एटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया था, यहाँ पे मैं एनटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहा हूँ, बट यही डिफरेंस है, वहां पे एटी था, वहां पे एनटी है। यहाँ पर ये क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, n0 होगा, वहां पर a0 था, बस यही डिफरेंस था, बाकी सारे ग्राफ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ln nt वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। तो चलो पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो बच्चों देखो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, देखो लैम्डा इक्वल टू होता है 1/t ln n0/nt, ये टर्म होता है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा टी इक्वल टू आएगा ln n0 माइनस ln nt आएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो ln nt इक्वल टू क्या होगा, वो आएगा ln n0 माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो आपका ये इक्वेशन आ गई है। अब मुझे ग्राफ क्या बनाना है, मुझे बनाना है ln nt वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। तो जब टाइम 0 होगा तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 होगी, यानी ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये ln n0 हो जाएगा। अब जैसे टाइम इंक्रीज करोगे ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, मतलब ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इस ग्राफ को पार्ट को नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। और बच्चों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये ग्राफ मैंने आपको समझाया नहीं, मैंने डायरेक्ट बना दिया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाओ, केमिकल काइनेटिक्स लिखा होगा, उसको जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के मैंने ग्राफ पढ़ाए हुए थे, वहाँ पर जाना मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये नोट करिए। तो बच्चों देखो हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें भी देखो हम लोगों ने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, ग्राफ डिस्कस कर लिया। तो अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस कर देता हूं। जैसे आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं
बेसिकली ये क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स में। तो मैं आपको पहले डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता सकता था, लेकिन मैंने आपको फिर भी थोड़ा आज पढ़ा दिया। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। तो आपसे सिंपल बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जैसे सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज ये। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा मीन्स डीके कांस्टेंट। इनिशियल एक्टिविटी क्वेश्चन में गिवन है और एक्टिविटी 200 मिनट बाद पूछ रहा क्या होगी। तो बच्चों याद करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ दो फॉर्मूले पढ़े थे, A0/AT इक्वल टू 2 की पावर n और n इक्वल टू T/T½ याद है। वो दोनों फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था आपको, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो एक्टिविटी के टर्म में दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे, क्या क्या, A0/AT, A0 मतलब इनिशियल एक्टिविटी, AT मतलब T टाइम बाद एक्टिविटी, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर n और n इक्वल टू क्या होगा, T/T½ हो जाएगा। तो मैं दो फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अब देखो कैसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है, तो बच्चों पहले देखो मैं T½ निकालता हूँ। T½ इक्वल टू क्या होता है, ln2/λ होता है, ये बात आपको पता ही है। ln2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.693 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1.386 इंटू 10 की पावर -2। अब ये -2 पर जाएगा तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, यानी T½ की वैल्यू कितनी आएगी, 0.693 डिवाइड बाई 1.386 इंटू 100। तो इससे कैंसिल करोगे क्या होगा, 2 टाइम्स आएगा और 2 से डिवाइड करोगे यानी वैल्यू आएगी है 50 मिनट आ गया, यानी हाफ लाइफ कितनी आ गई, 50 मिनट आ गया। ठीक है, तो हाफ लाइफ आ गई 50 मिनट और टी कितना दिया, 200 दिया। तो यहाँ से मैं एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो टाइम दिया 200 और हाफ लाइफ कितनी है 50, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 4। अगर n की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ से मैं 80 निकाल सकता हूँ। देखो तो 80 इक्वल टू क्या होगा, 80 इक्वल टू होगा A0 डिवाइड बाई 2 की पावर n, यानी A0 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। n की वैल्यू कितनी है, देखो 4 आ चुकी है और A0 कितना है, इनिशियल एक्टिविटी ये 200 है। तो यहाँ पे 80 की वैल्यू आ गई 200 डिवाइड बाई 16। तो यही आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, आप भी कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, इस यहाँ से मैंने 50 निकाल दिया और 50 मिनट में एक हाफ लाइफ है, तो 200 मिनट में कितनी हाफ लाइफ होगी, 4 हाफ लाइफ होगी। तो 80 कितना होगा, A0 बाई 2 की पावर 4। डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं रफ कर दूँ इस पार्ट को। अब जो साथ में आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया फर्स्ट वाला, तो इससे भी आसान है। अगर आपको थ्योरी आती है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, कोई भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है इसमें। तो देखो बोल रहा है वो T½ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट। तो T½ देखो 10 मिनट क्वेश्चन में गिवन है। अब बोल क्या रहा है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस इट्स मास 1 ग्राम टू 0.125 ग्राम। तो बच्चों याद करो, दो फॉर्मूले जो शॉर्टकट पड़े हैं यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। कौन कौन सा, W0 बाई WT इक्वल टू क्या होगा, वेट के टर्म में लिख लिया मैंने। इसी फॉर्मूले को मैं एक्टिविटी के टर्म में भी लिख सकता हूँ, वेट के टर्म में भी लिख सकता हूँ और नंबर ऑफ न्यूक्लिया के टर्म में भी लिख सकता हूँ। तो एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, N इक्वल टू T/T½ अब देखो दोनों का यूज करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। N0 की वैल्यू कितनी दी है, 1 ग्राम डिवाइड बाई ये कितना दिया है 0.125, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 डिवाइड बाई 125, यानी वैल्यू आ गई 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और W0 बाई WT क्या होगा, 2 की पावर n होता है, मतलब ये 2 की पावर n लिखा हुआ है, यानी यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, यानी इतने से इतना होने में क्या होगा, 3 हाफ लाइफ लगेगी। जैसे 1 है, पहली हाफ लाइफ में क्या होगा 0.5 होगा, फिर दूसरी हाफ लाइफ में क्या होगा 0.5 का भी हाफ हो जाएगा, यानी 0.25 हो जाएगा। अब 0.25 का भी हाफ करो तो 0.125 हो जाएगा, तो 3 हाफ लाइफ में यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये अब तुम्हें क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ दिया हुआ, टी की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। टी की वैल्यू निकालना है, T½ कितना दिया है 10 मिनट, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 30 मिनट्स। तो बोला हाफ लाइफ कितनी है, 10 मिनट्स है,
तो 1 ग्राम से 0.25 ग्राम होने में 3 हाफ लाइफ लगेगी, और एक हाफ लाइफ अगर 10 मिनट है तो 3 हाफ लाइफ कितनी होगी 30 मिनट। ये 30 मिनट में क्या होगा, सब्सटेंस 1 ग्राम से 0.125 ग्राम तक पहुंच जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जल्दी से इस पार्ट को नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 3rd नंबर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का 10 मिनट्स, ठीक है ना, और स्टार्टिंग में कितना लिया गया है 256 ग्राम लिया गया है। तो बोल रहा बताओ 1 आवर बाद एलिमेंट कितना बचेगा, वो सब्सटेंस का अमाउंट कितना बचेगा वो पूछ रहा है। तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर देखो सेम इसको 1 मिनट से भी कम टाइम में देखो सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखो सेम वही फॉर्मूले दो, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, W0 बाई WT इक्वल टू 2 की पावर n इक्वल टू क्या होगा T बाई T हाफ होगा। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने लिख दिए। अगर मैं क्वेश्चन क्लासरूम में वैसे एग्जाम में सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा भी नहीं, तो मैं आपको बस समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे देखो हाफ लाइफ कितनी है 10 मिनट्स है, तो 1 आवर मतलब 60 मिनट में कितनी हाफ लाइफ होगी 6 होगी। कैसे आप निकाल के चेक कर सकते हो। तो ये कितना दिया है 60 दिया हुआ है, और एक हाफ लाइफ 10 मिनट की है, तो n की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कितना बचेगा रिमेन, कितना बचेगा अनडीके पार्ट, यानी आपसे WT की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बच्चे देखो WT इक्वल टू क्या होगा, वो होगा W0 डिवाइड बाई 2 की पावर n। यहां से कैलकुलेट करो, देखो यही वैल्यू आएगी। अब W0 कितना दिया, इनिशियल कितना दिया हुआ है 256 ग्राम है, और डिवाइड बाई 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है 6 है, और n की वैल्यू 6 मतलब 2 की पावर 6 हो गया। और 2 की पावर 6 कितना होता है बच्चों, कितना होगा 4 8 16, ठीक है, फिर 32, फिर 64, यानी ये आएगा 256 डिवाइड बाई 64, यानी वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी WT रिमेन कितना बचेगा, वो 4 ग्राम बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 2nd ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ तक अब आपका 1st ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, और रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है अगर आपके पास, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नोट कर लीजिए इसको।